नमस्कार साथियों। आज हम लोग इग्नू एमपीएस 003 के इकाई नंबर 4 विविधता और बहुलवाद का अध्ययन करेंगे। डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला हम लोग प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। भारत दुनिया का सबसे विविध देशों में से एक है। यहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं, जातियों, जनजातियों और संस्कृतियों को लोग एक साथ रहते हैं। इस संदर्भ में विविधता का अर्थ है समाज में मौजूद विभिन्न संस्कृति और सामाजिक समूहों का अस्तित्व, जबकि बहुलवाद वह राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण है जो इस विविधता को न केवल स्वीकार करता है बल्कि इसका सम्मान करता है और इसे बढ़ावा देता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही यह तय किया गया था कि आज़ाद भारत विविधता में एकता के सिद्धांत पर चलेगा, न कि किसी एक संस्कृति को थोपने पर। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि विविधता और बहुलवाद क्या है। अब हम लोग का अगला पॉइंट है भारत में विविधता के विभिन्न रूप। भारतीय समाज में विविधता कई स्तरों पर पाई जाती है, जिसे पुस्तक में गहराई से समझाया गया है। भाषाई विविधता। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में भाषाई पहचान इतनी मजबूत है कि आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भी भाषाओं के आधार पर हुआ। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे प्रमुख धर्मों की भूमि है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी मॉडल नहीं है जो धर्म और राज्य को अलग करता है, बल्कि भारतीय मॉडल सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों को राज्य का समान संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है जातीय और जनजातीय विविधता। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर मध्य भारत तक सैकड़ों जनजातीय समूह रहते हैं, जिनकी अपनी अनूठी अनन्य संस्कृति और परंपरा है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय विविधता। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत के भूगोल, खान पान, पहनावे और जीवन शैली में गहरा अंतर है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, जिसमें क्षेत्रीय विविधता, जातीय जनजातीय विविधता, धार्मिक विविधता और भाषाई विविधता। तो और इन सभी की अपनी अपनी अनूठी पहचान है। अगला है बहुलवाद का भारतीय मॉडल। तो बहुलवाद का भारतीय मॉडल में पश्चिमी देशों में विविधता को संभालने के लिए मेल्टिंग पॉट मॉडल अपनाया गया, जहां सभी संस्कृतियों को एक बड़ी राष्ट्रीय संस्कृति में मिला दिया जाता है। इसके विपरीत भारत ने सलाद बाउल मॉडल अपनाया, जहां हर संस्कृति अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हुए भी एक सुंदर राष्ट्र का हिस्सा बनती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जहां पश्चिमी देश मेल्टिंग पॉट मतलब जो जहां की आबादी ज़्यादा जिसको मानती है उसी में कम आबादी वाले संस्कृति मिल जाते हैं, जबकि भारत अलग अलग संस्कृति को मिलाकर आगे बढ़ने वाला देश है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बहुलवाद की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा का बात। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने और अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का पूरा अधिकार देता है। धर्मनिरपेक्षता। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है।
अब हम लोग का अगला पॉइंट है जिसे हम लोग देखते हैं, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। यह पूर्वोत्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता और स्वशासन का अधिकार देती है ताकि उनकी अनूठी संस्कृति बची रहे। 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है जनजातीय पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समूहों को दिया गया, जिसे स्थानीय स्तर पर उन्हें स्वायत्तता दिए गए नियम और कानून से संबंधित। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, विविधता और बहुलवाद के सामने मुख्य चुनौतियां। इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। समकालीन भारतीय राजनीति में बहुलवाद के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे पहला सांप्रदायिकता। भारतीय राजनीति के लिए धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना और बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देना, जिससे अल्पसंख्यकों में वो सुरक्षा की भावना पैदा होती है, परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता जन्म लेती है। अगला है क्षेत्रवाद। धरती के पुत्र का सिद्धांत, जिसके तहत बाहरी राज्यों के लोगों का विरोध किया जाता है, जैसे मुंबई या अन्य बड़े शहरों में प्रवासियों का विरोध राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। क्षेत्रवाद का मतलब है जब कोई ऐसे मतलब कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग कमाने के लिए प्रवास करते हैं, तो वहाँ पर नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए गलत सब राजनीतिकरण करते हैं, परिणाम स्वरूप देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता को नुकसान होता है। जिसमें से कई एग्जाम्पल है, जिसमें से पहला एग्जाम्पल जो हम लोग मुंबई में देखते हैं, और इतिहास में असम में भी ऐसा एग्जाम्पल हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अगला पॉइंट आता है भाषाई विविधता। समय समय पर हिंदी को पूरे देश पर थोपने का आरोप लगाकर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंसक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होते रहा है। अलगाववाद। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और कश्मीर में उग्रवाद समूहों द्वारा भारत से अलग होने की मांग, जो विविधता को ठीक से न संभाल पाने का परिणाम रही है। तो इस प्रकार अब अगला पॉइंट है हम लोग का एकीकरण बनाम आत्मसातीकरण की भाषा। आत्मसातीकरण, इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों या कमजोर समूहों को अपनी पहचान छोड़कर बहुसंख्यक समाज की संस्कृति को अपना लेना चाहिए। विचारक इसके विरोधी है, क्योंकि यह बहुलवाद को खत्म करता है। एकीकरण इसका मतलब है कि सभी समूह अपनी संस्कृति पहचान बनाए रखे, लेकिन राष्ट्र की मुख्य राजनीति और आर्थिक व्यवस्था से जुड़े रहें। भारतीय राज्य इसी एकीकरण की नीति पर चलता है। अगला पॉइंट है लास्ट है निष्कर्ष। भारत के लिए बहुलवाद कोई मजबूरी नहीं, बल्कि इसकी आत्मा है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री रजनी कोठारी ने कहा है कि भारतीय एकता कभी भी एक रूपता पर आधारित नहीं रही, बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समन्वय का परिणाम है। चुनौतियों के बावजूद भारत का लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक इसकी विविधता और बहुलवाद का सम्मान किया जाता रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर में विविधता एवं बहुलवाद को समझें। विविधता और बहुलवाद जो टर्म है दोस्तों, ये सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों शब्द में काफ़ी भिन्नता है। विविधता एक प्रकार से कहा जाती है तथ्यात्मक चीज़ों को दर्शाता है, और बहुलवाद जो है उस तथ्यात्मक में जीवन को लाता है। जैसे मान लीजिए एक कमरे में 5 दोस्त हैं और पांचों अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग भाषाई से आते हैं। ये हमारा जो ये जानकारी मिला, ये हमारी विविधता है। लेकिन बहुलवाद क्या कहता है कि ये पांचों मित्र एक दूसरे के संस्कृति एवं भाषा का सम्मान करते हैं और साथ में मिलकर रहते हैं, तो ये हमारा बहुलवाद हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। धन्यवाद।